स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट विजन एकेडमी में। बच्चों आज हम स्टडी नोट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस का चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। इसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए नहीं कि एग्जाम में ज़्यादा नंबर का आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बच्चे ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो स्टडी नोट नंबर 2 में 4 चैप्टर थे, आपको मालूम है 3 आप कर चुके हैं। पहला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो आप पहले पढ़ चुके थे क्लास 11th में और CMA फाउंडेशन में। इसके बाद था कंसाइनमेंट, ये भी आपने कभी ना कभी पढ़ रखा है, फाउंडेशन में है ये चैप्टर। तीसरा जॉइंट वेंचर, ये भी CMA फाउंडेशन का चैप्टर है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम बच्चों ना तो ये 11th में था, ना 12th में था, ना ये CMA फाउंडेशन में था और ना ही ये ग्रेजुएशन में है। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है इंश्योरेंस क्लेम, जो आज हम शुरू करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पहली बार इसको पढ़ना है, समझना है और बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। इसका रीज़न एक और भी है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है, एक थोड़ा डिफरेंट हो गया। इसमें इंश्योरेंस का क्लेम का कैलकुलेशन एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया है जो नॉर्मली आप पिछले कुछ चैप्टर से नहीं कर रहे। चलिए देखिएगा, लिखिए स्टडी नोट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 इंश्योरेंस क्लेम। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। चलिए बच्चों पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इसे शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इंश्योरेंस क्लेम, इसमें हमें इंश्योरेंस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना। देखिए इंश्योरेंस एग्रीमेंट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, एक वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, एक वो व्यक्ति या वो बिजनेसमैन जो अपने गुड्स का या अपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराता है, अपने बिजनेस में इंश्योरेंस कराता है। तो यहाँ पर जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसे हम कहते हैं इंश्योरर, और जो व्यक्ति अपने बिजनेस में इंश्योरेंस करवाता है उसे हम कहते हैं इंश्योर्ड। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब देखिएगा इंश्योरेंस बेसिकली 2 होते हैं। इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है भारत में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ये जो एक्ट है IRDA, बेसिकली ये पूरे भारत के एंटायर इंश्योरेंस बिजनेस को, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। अब IRDA ने क्या करा, IRDA ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ने क्या करा, भारत के एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर को 2 मेजर हेड्स, 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा। इंश्योरेंस को 2 मेजर कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करा इंश्योरेंस बिजनेस को IRDA ने, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस होता है, जो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सब चली जाती हैं जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, जिन्हें कंट्रोल करती है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब देखिएगा, जैसे आपने कार परचेस करी, कार का इंश्योरेंस कराया। कार जब आप परचेस करते हैं तो शोरूम से निकलने से पहले उसका इंश्योरेंस होता है। बच्चों ये जो कार का इंश्योरेंस है या किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस है या घर का इंश्योरेंस है या मोबाइल का इंश्योरेंस है, ये सब जनरल इंश्योरेंस है। जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो वो इन 2 में से किसी एक कैटेगरी में डिवाइड होगी, या तो लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। पहली बात, जो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं इसका लाइफ इंश्योरेंस से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम आ जाते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर। अब जो जनरल इंश्योरेंस है ये भी बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है फायर के अगेंस्ट में, एक होता है मरीन और एक होता है मिस्केलिनियस। अगर कोई इंश्योरेंस कराता है अपने दुकान का, अपने गुड्स का, अपने सामान का आग के लगने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो एक तो ये कैटेगरी है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में। दूसरी कैटेगरी मरीन, अगर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन का, किसी कंपनी का माल, गुड्स या पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं समुद्री रास्ते से, सी रूट से ट्रैवल कर रहे हैं गुड्स, और जब गुड्स ट्रैवल करती है सी रूट से तो हम मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि जब गुड्स ट्रैवल करती हैं सी रूट पर तो वहाँ पर अगर किसी तरह से गुड्स को लॉस होता है तो क्लेम हमको मिल जाएगा। तीसरा, जो जनरल इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज़ फायर और मरीन से रिलेटेड नहीं है, वो जो भी हो वो सब चली जाएंगी बच्चों मिस्केलिनियस में। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। अब इसमें से जो मैंने 3 बताई, जैसे फायर, मरीन, मिस्केलिनियस, तो मिस्केलिनियस और मरीन ये फिर हमारे इस चैप्टर में नहीं है। फिर बचा क्या, LIC ख़त्म हो गया, GIC 3 थे, 3 में से 2 ख़त्म हो गए, बचा एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। बस बच्चों यही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से एक बिजनेसमैन, किस तरह से एक फर्म, एक कंपनी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है।
अब फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेगा कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन, चलिए हम एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स, वो बिजनेस कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और उनको फायर के अगेंस्ट में पॉलिसी लेनी है। अगर मान लीजिए उनका गुड्स समुद्री रास्ते से ट्रैवल कर रहा है, उनको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो अभी हम इस चैप्टर में उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर ये बड़ा रेस्ट्रिक्टेड, बड़ा लिमिटेड है सिर्फ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर। और जब एक बिजनेसमैन जैसे मिस्टर एक्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से पॉलिसी लेंगे, तो यहाँ पर इस एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एक तो मिस्टर एक्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे इंश्योर्ड, INSURED, इंश्योर्ड, कि इनको इंश्योर किया गया है कि इनके नुकसान को पूरा कर दिया जाएगा। और जो दूसरी पार्टी है वो है इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसे हम कहते हैं इंश्योरर, इंश्योरेंस करने वाला। राइट बच्चों, अब यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मिस्टर एक्स इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अगर ग्रेजुएशन आपने किए तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ में, बिजनेस लॉ में, आपने बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि जो दो पार्टीज होती हैं उनमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी को एश्योर करती है कि अगर तुमको कोई भी नुकसान हुआ तो हम पूरा कर देंगे। ए ने बी से कहा, बी तुम इस काम को करो, अगर तुम्हें इस काम के करने से कोई लॉस हुआ, मैं पूरा कर दूंगा। तो ए बी को एश्योर कर रहा है कि अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ इस काम में तो वो मैं पूरा कर दूंगा। ऐसा ही होगा यहाँ पर, जो ए इस बात की गारंटी दे रहा है बी को कि अगर तुम्हें कोई भी लॉस हुआ मैं पूरा कर दूंगा, उसे हम कहते हैं इंडेमनीफायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात कर रहा हूं मैं। ए ने बी को एश्योर करा कि तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ मैं पूरा करूंगा। ए इंडेमनीफायर है और बी इंडेमनीफाइड है, क्योंकि बी के नुकसान को पूरा करने की बात कही गई है। राइट बच्चों, अभी तक जो बातें मैंने आपसे डिस्कस करी बच्चों वो सारी जनरल बातें थी, है ना। अब बिल्कुल इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में आ जाइए। इस चैप्टर के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, ये बहुत ही एक रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही लिमिटेड चैप्टर, बड़ा लिमिटेड सा टॉपिक है। पहली बात, जैसे मैंने आपसे कहा, अब बिल्कुल इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के रेस्पेक्टिव बात सुनिए आप, बिल्कुल एकदम रेलिवेंट। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंश्योरेंस एग्रीमेंट में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग होते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है और एक वो कॉन्ट्रैक्टी, वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवाता है। इंश्योरेंस कंपनी को हम कहते हैं इंश्योरर और इंश्योरेंस करवाने वाले बिजनेसमैन को हम कहते हैं इंश्योर्ड। पहली बात, इस पूरे चैप्टर में आपको इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, ये बात समझ आ गई। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी, अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा इन बातों को कंसाइज कर रहा हूँ, छोटा करके बता रहा हूँ। तो आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, इसे भूल जाइए, हटा दीजिए उसको। अब आती है बात नंबर 2, किसके बारे में पढ़ेंगे? इंश्योर्ड के बारे में, जिसने इंश्योरेंस करवाया है। सारा डिटेल, सारा ट्रांजैक्शन उसी का दे रखा होगा। इसके बाद अब देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी तो बहुत तरह की होती हैं, लोग पता नहीं कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। अब जब इंश्योरेंस मिसकिलिनेस, जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में मिसकिलिनेस है, उसमें तो बहुत प्रकार की पॉलिसीज आ गई। इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इतने प्रकार की पॉलिसीज हैं, आपको उन सबको नहीं पढ़ना, सिर्फ एक पढ़नी है और वह है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पूरे चैप्टर में आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। अगर फायर के अलावा कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है तो उसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो आपको अब ये चैप्टर कैसे छोटा हुआ कि एक तो इंश्योर्ड के बारे में पढ़ना है जिसने इंश्योरेंस करवाया, फिर कैसे छोटा हुआ कि आपको सिर्फ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। राइट, देखिए, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे जॉइंट वेंचर बिजनेस हो, या कोई और कोई कंपनी हो, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सब इंश्योरेंस कराते हैं नॉर्मली फायर के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि गोडाउन में, शॉप में जो माल रखा हुआ है, अगर उसमें आग लग गई तो सारा माल जल जाएगा और माल के जलने का मतलब है कि उनका बिजनेस बंद। अब ऐसे में अगर गोडाउन में या शॉप में बड़ा सारा गुड्स, बड़ा सारा माल रखा हुआ है और अगर बिजनेस और इस प्रकार का है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है या कपड़े का बिजनेस है, तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए बिजनेसमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, जैसे मैंने अभी बीच में एक रेफरेंस दिया था आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, उसमें इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। और इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड से कहता है कि तुम इस काम को करो, अगर कोई भी नुकसान हुआ तो मैं पूरा कर दूंगा। सेम रूल यहाँ लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड से कहती है कि जब तुमने हमसे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो तुम घबराओ मत, अगर तुम्हारे माल में, तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई
और आग लगने से जो नुकसान होगा वो सारी भरपाई हम कर देंगे, तुम्हारा जो भी माल का नुकसान होगा ये हम पूरा करेंगे। देखो, इंश्योरेंस का मतलब होता है एश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है एश्योरेंस। अगर मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको एश्योर करेगी कि हम तुम्हें एश्योर करते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर नुकसान हुआ तो हम पूरा कर देंगे। आग लगने से कोई भी लॉस हुआ, अगर गुड्स डैमेज हुई तो हम पूरा कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर एक्स को एश्योर कर रही है कि आग लगने से जो उनका नुकसान होगा माल का, उसे पूरा कर दिया जाएगा। तो यहां पर जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी कंपनीज है, वो सब इस रिस्क से, इस जोखिम से बचने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। क्लियर? तो जो बातें आपको क्लियर हुई वो ये कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर है, और इनके बीच में एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जब देती है किसी बिजनेसमैन को, तो उसको एश्योर करती है कि तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा आग लगने की वजह से, और अगर आग लगी और लॉस हुआ तो घबराना मत, हम वहाँ पर सर्वे करके कि कितना तुम्हारा लॉस हुआ, हम तुम्हारे लॉस को पूरा कर देंगे। टू मेक, इंश्योरेंस का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस, किसी के नुकसान को पूरा करना। यही मीनिंग होता है इंडेमनीफाई का। इंडेमनीफाई मीन्स किसी के नुकसान को पूरा करना, टू मेक गुड द लॉस। राइट बच्चों? अब देखिए, एक बिजनेसमैन है, अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए फायर के अगेंस्ट में। उनको इस बात का खतरा है कि उन्होंने देखा कि अगर उन्होंने कुछ जगहों पर देखा कि दुकानों में आग लग गई और लोग तबाह हो गए, तो मिस्टर एक्स डर गए। अब उनको इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए आग लगने के अगेंस्ट में, कि अगर आग लगने से नुकसान हुआ तो कोई उनके नुकसान को पूरा कर दे। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करा और वहाँ से एक एजेंट आ गया, एक एजेंट आया, काउंसलर आया, जो भी कहिए उसको, और वो मिस्टर एक्स के पास आके बैठ गया। और मिस्टर एक्स ने उसको क्योंकि बुलाया था, तो मिस्टर एक्स ने उससे बात करी और उससे कहा कि मुझे मेरे गोडाउन में इतना माल रखा हुआ है, इतना दुकान में मेरा माल है, मैं इसके लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ। एजेंट ने कहा कौन सी पॉलिसी लेंगे आप, सिंपल पॉलिसी लेंगे या स्पेशल पॉलिसी लेंगे? दुकानदार को समझ नहीं आया। मिस्टर एक्स ने कहा ये मैं समझा नहीं कि स्पेशल पॉलिसी और सिंपल पॉलिसी, मुझे तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। उसने कहा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की होती है, एक सिंपल पॉलिसी, एक स्पेशल पॉलिसी। उसने कहा थोड़ा आसान करके समझाओ। तो एजेंट बोला कि देखिए, जो सिंपल पॉलिसी वो बेसिकली लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी है, और जो स्पेशल पॉलिसी है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है। उसने कहा दोनों को समझाओ। एजेंट बोला कि सर मिस्टर एक्स, अगर आप हमसे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपकी दुकान में आग लगी और आग लगने से माल जल गया और सब तहस नहस हो गया, तो जितने भी माल का नुकसान होगा वो सारा हम पूरा कर देंगे। तो मिस्टर एक्स बोले यही तो चाहिए मुझे, कोई मुझे एश्योर कर दे कि अगर आग लगने से मेरा माल जल गया तो मुझे माल का पैसा पूरा मिल जाएगा, तो मुझे और क्या चाहिए फिर, ये तो बेस्ट है। तो एजेंट बोला लेकिन सर ये तो सिंपल पॉलिसी है, स्पेशल तो और भी स्पेशल है। तो एक्स कह रहे हैं तुम्हारी सिंपल पॉलिसी इतनी स्पेशल है तो स्पेशल कैसी होगी, जरा बताना। वो जो एजेंट था उसने क्या कहा था कि सर अगर आप हमसे सिंपल पॉलिसी लेंगे तो उसका एक्चुअल नेम है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का मतलब है कि जितना भी स्टॉक आपका डैमेज होगा आग लगने से, जितने माल का नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा कर देगी। फिर मिस्टर एक्स में क्यूरियोसिटी आई कि जब सिंपल पॉलिसी इतनी स्पेशल है तो स्पेशल में क्या होगा। स्पेशल पॉलिसी का बिजनेसमैन एक्स ने पूछा कि एजेंट ये बताओ स्पेशल पॉलिसी में ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि तुम जब ये कह रहे हो कि जितना भी माल जलेगा सारा क्लेम मिल जाएगा, तो मुझे और तो कुछ चाहिए ही नहीं। स्पेशल पॉलिसी में तुम ऐसे क्या देने वाले हो। एजेंट बोला सर ये बताइए, जब दुकान में आग लगेगी तो सिर्फ माल जलेगा, दीवारें नहीं जलेंगी, छत नहीं जलेगी, और सारा इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं जलेगा, सारा फर्नीचर नहीं जलेगा। अरे भाई, जब दुकान में आग लगेगी या शोरूम में आग लगेगी तो खाली माल थोड़ी जलता है कि माल जल रहा है और दीवारें चमक रही हैं, ऐसी पेंट चमक रहा है ज़बरदस्त और लाइटिंग हो रही है और बहुत बढ़िया, वाह एकदम शोरूम चकमका रहा है, सिर्फ माल में आग लग रही है। ऐसा थोड़ी होगा। क्या होगा, जब आग लगेगी तो सिर्फ माल थोड़ी जलेगा, सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा बिजनेस जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा, सारा बिजनेस ख़राब हो जाएगा, दीवारें एकदम काली हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फिटिंग पूरी डैमेज हो जाएगी, और जो एसी का प्लांट था वो पूरा डैमेज हो जाएगा, फर्नीचर पूरा जल के ख़त्म हो जाएगा। तो नुकसान सिर्फ माल का थोड़ी होगा, जब आग लगेगी तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही डिस्टर्ब होगा। एक्स को समझ में आया कि यार ये बात तो ठीक कह रहा है एजेंट। एजेंट बोला ये बताइए, जब आग लगेगी, आग बुझा दी जाएगी और जो माल आपका जला होगा उस माल का पूरा क्लेम मिल भी गया, तो आप काम कर पाएंगे वहां पर, उस जली हुई दुकान में बैठ पाएंगे, काली दीवारें, इलेक्ट्रिक फिटिंग खत्म, पूरा डैमेज, वहां पर कैसे काम करेंगे आप, काम तो हो ही नहीं पाएगा वहां पर। अब क्या होगा,
अब थोड़ी होगा, चलो माल तुम्हारा तुम्हारा 2 करोड़ का माल था, ये लो 2 करोड़ रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे 2 करोड़ दे दिए। अब क्या करोगे? हाँ, उस दुकान में जहां पर आग लग गई, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा एकदम काला हो गया, और वहां पर एक बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है, बिल्कुल सब जल के खत्म, काम कैसे करोगे? एक्स बोला हाँ ये बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एजेंट बोला हम है ना सोचने के लिए, हम बता तो रहे हैं आपको, आप फिर लीजिएगा हमसे स्पेशल पॉलिसी। स्पेशल पॉलिसी में क्या होगा, आग लगने के बाद हम आपसे पूछेंगे, पहले ये तो जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तब आपसे पूछा जाएगा। अगर आप स्पेशल पॉलिसी लेते हो मिस्टर एक्स, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि मान लो अगर आपकी दुकान में गॉड ना करे भयानक आग लग गई, और इतनी बड़ी खतरनाक आग लगी कि सब कुछ जल के ख़त्म हो गया। एजेंट कह रहा है कि दुकानदार तुम एज्यूम करो कि एक आग लगी और बड़े लेवल पर आग लगी और सब कुछ डैमेज हो गया, तो ये बताओ कि इस दुकान को, इस शोरूम को रिनोवेट करने में, इसको रीस्ट्रक्चर रिनोवेशन में, इसको दोबारा से बनाने में, इसको दोबारा से बढ़िया करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? एक्स बोला कि अगर आग लगी और सब जल गया, सब खत्म हो गया, तो मुझे कम से कम 6 महीने लगेंगे इस पूरे शोरूम को दोबारा बनाने में। एजेंट बोला बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने स्पेशल पॉलिसी ली, तो जिन 6 महीनों में रिनोवेशन चल रहा होगा, उन 6 महीनों में तुम यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुकान ख़त्म हो चुकी होगी, दोबारा बनेगी। तो दोबारा बनाने में अगर आपको 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने काम नहीं कर पाओगे। तो ये बताओ उन 6 महीनों का जो तुम्हारा फिक्स्ड एक्सपेंस है वो कैसे बेयर करोगे, और 6 महीने के प्रॉफिट का क्या होगा? जब 6 महीने तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो घर में अपने घर के खर्चों के लिए पैसा कहाँ से लेके जाओगे? अपने घर के खर्चे, घर के खाने पीने का खर्चा, तुम्हारा एक्सपेंस, तुम्हारी वाइफ का एक्सपेंस, तुम्हारे बच्चों का स्कूल का फीस, तुम्हारा पूरे घर का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैसे बियर होंगे जब प्रॉफिट ही नहीं होगा? और कैसे तुम अपने मैनेजर को, सुपरवाइज़र को और अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को सैलरी दोगे? जो तुम्हारे कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, चलो उन्हें तो निकाल देना, लेकिन जो परमानेंट स्टाफ है तुम्हारा, जो मैनेजमेंट है, उसका क्या होगा? भाई जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो तो बंद हो जाएंगे, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंस का क्या होगा? और तुम्हारे घर के खर्चों का, तुम्हारे प्रॉफिट का क्या होगा? एक्स तो सर पकड़ के बैठ गए जैसे भी आग लग गई हो। एजेंट ने समझाया कि एक्स तुम सर पकड़ के मत बैठो, हम है ना तुम अगर हमसे स्पेशल पॉलिसी लेते हो, तो स्पेशल पॉलिसी में क्या होगा कि स्पेशल पॉलिसी में अगर तुमने हमसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में न सिर्फ तुमको माल का पैसा देगी, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, स्पेशल पॉलिसी लेने पर तुमको तुम्हारे प्रॉफिट का क्लेम देगी, तुमको तुम्हारे सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस का क्लेम देगी। अगर तुमने हमसे कहा कि तुम्हें रिनोवेशन में 6 महीने लगेंगे, तो मिस्टर एक्स उन 6 महीने में जब रिनोवेशन चल रहा होगा, आग लगने के बाद जब वो सारी जगह डिसलोकेट हो जाएगी, सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, और तुम इसका रिनोवेशन करोगे, तो उस रिनोवेशन में जो 6 महीने लगेंगे, उस 6 महीने में तुम काम नहीं कर पाओगे। इस काम ना करने की वजह से तुमको प्रॉफिट नहीं होगा। वो 6 महीने का प्रॉफिट इंश्योरेंस कंपनी तुमको देगी, और तुम्हारे जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा सुपरवाइजर, तुम्हारे स्टाफ, जितने भी तुम्हारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबकी सैलरी भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर तुम्हारी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट भी इंश्योरेंस कंपनी देगी। तुम्हारे जितने भी फिक्स एक्सपेंस है वो एज इट इज पे होते रहेंगे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आग लगने का। इंश्योरेंस कंपनी तुमको तुम्हारे सारे के सारे उन 6 महीनों के फिक्स्ड एक्सपेंस का क्लेम देगी, तुमको तुम्हारे प्रॉफिट का क्लेम देगी। तुम्हारे लिए आग लगना या न लगना बराबर हो जाएगा। एक्स तो बहुत खुश हो गए, कह रहे हैं तो ज़बरदस्त पॉलिसी है, ये तो कमाल ही हो गया, ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। एजेंट कह रहा कोई बात नहीं ना, अब बता दिया ना तुम्हें, अब बताओ कौन सी पॉलिसी लेनी है। अब एक्स को डिसाइड करना होगा कि उसको लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लेनी है या लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेनी है। बच्चों, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में खाली स्टॉक का क्लेम मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में प्रॉफिट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस का भी क्लेम मिलेगा। हमारे चैप्टर में ये दोनों पॉलिसीज़ हैं। अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, नाम लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। बच्चों, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को हम सिंपल पॉलिसी कह सकते हैं, ये नाम मैंने अपनी तरफ से दिया, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को हम स्पेशल पॉलिसी कह सकते हैं। हम अभी आज इस क्लास में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। हमारे कम से कम अगले 2 लेक्चर भी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पर होंगे। 2-3 लेक्चर, मिनिमम 3 लेक्चर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पर होंगे, और उसके बाद अगले 2 से 3 लेक्चर हमारे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पर होंगे।
तो ये पूरा चैप्टर 5 to 6 सेशंस में ख़त्म होगा। राइट बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी को बच्चों डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़े से नोट्स बना लीजिए जब तक मैंने डिस्कस करा। चलिए लिखना शुरू करिएगा आप लोग। इंट्रोडक्शन, पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस एंटिटीज़, जो बिजनेस मैन है वो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से पॉलिसी लेते हैं आग के लगने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। बिजनेस एंटरप्राइजेज gets insured against the loss of stock and loss of profits on the happening of certain events such as fire, flood, theft, earthquake, etc. Business enterprises gets insured, business enterprises इंश्योरेंस कराती हैं अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बच्चों थोड़ा सा ये ठीक कर रही है, बार बार देखिए डिस्टर्बेंस हो रही है, रुकिएगा जी बच्चों। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बिजनेस एंटरप्राइजेज इंश्योरेंस कराती हैं अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स सच एज फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। देखिए बिजनेस में जैसे लॉस हो सकता है आग के लगने से, फ्लड के आने से, चोरी होने से, अर्थक्वेक की वजह से, उसके अगेंस्ट में उससे बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराती हैं, बिजनेसमैन अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं। दिस चैप्टर डील्स इन द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ड्यू टू फायर ओनली। अब ये जो ऊपर का पैराग्राफ है बच्चों, ये तो जनरल पैराग्राफ है, ये तो एक जनरल पैराग्राफ है, लेकिन जो नीचे का पैराग्राफ है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें हम सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहे हैं बच्चों। This chapter deals in the calculation of amount of insurance claim against the loss of stock and loss of profits due to fire only। ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में, ये डील करता है सिर्फ और सिर्फ उस इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट की कैलकुलेशन में जो आग लगने की वजह से हुआ और जिससे नुकसान हुआ स्टॉक का और प्रॉफिट का। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है बच्चों, यही आपका पूरा ये एंटायर चैप्टर है कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किस में डील करेगा? इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट की कैलकुलेशन में, और कौन सा इंश्योरेंस क्लेम जो बिजनेसमैन को मिला होगा इंश्योरेंस कंपनी से लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट्स के बदले में। राइट बच्चों, इसके बाद देखिएगा इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो इंश्योरेंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी है। द क्लेम फॉर लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट्स। तो क्लेम को उतना ही मिलेगा, उतना क्लेम के अमाउंट को उतना ही रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा जितना एक्चुअल में लॉस हुआ होगा। अगर मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने अपने सिंपल पॉलिसी लिए लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और जिस स्टॉक में आग लगी है, जो स्टॉक बर्बाद हुआ है, जो उसका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है वो है 50 लाख रुपए का, लेकिन उसने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली थी 1 करोड़ की। आपको क्या लगता है 50 लाख के लॉस के लिए 1 करोड़ का उसे इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं, 50 लाख का। क्लेम के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एक्चुअल लॉस तक, क्योंकि अगर लॉस ना होता तब तो क्लेम ही नहीं मिलता। और वैसे भी जब हम फायर के अगेंस्ट में पॉलिसी लेते हैं तो 1 साल उसका ड्यूरेशन होता है, पॉलिसी 1 साल बाद ख़त्म हो जाती है, 1 साल का हम प्रीमियम पे करते हैं। अगर आग लगी तो क्लेम मिलेगा, आग नहीं लगी तो क्लेम नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कि माल की वर्थ कितनी है। जितना ज़्यादा माल गोडाउन में होगा, जितना ज़्यादा माल शोरूम में होगा, उतने ज़्यादा का आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बनेगा। प्रीमियम कितना पे करना है डिपेंड करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कितना है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी ली हमने 1 करोड़ की, मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इंश्योर्ड अमाउंट रखा वो 1 करोड़ रखा, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? उनकी दुकान में आग लग गई, और जो आग लगी उससे जो माल का नुकसान हुआ वो था 50 लाख का। अब इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि भाई मैंने तो आपसे 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी, अब लॉस अगर 50 लाख का हुआ तो मैं क्या करूं? पॉलिसी तो 1 करोड़ की थी, मेरा क्लेम 1 करोड़ कर दो। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उनको 50 लाख का क्लेम देगी, और इवन अगर आग ही ना लगती तो प्रीमियम पूरा उनका वेस्ट हो जाता, 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलता। क्लेम किस बात का भाई? क्लेम तो तब मिलेगा ना जब लॉस होगा। अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी में क्या था, एग्रीमेंट क्या था? इंडैमिनिफायर ने क्या वायदा करा था, क्या प्रॉमिस करा था कि अगर तुमको नुकसान हुआ तो मैं पूरा करूंगा। ये थोड़ी कहा था कि नुकसान हो ना हो मैं पक्का पूरा करूंगा। अरे क्या पूरा करेंगे जब लॉस ही नहीं हुआ?
तो यहां पर क्या होगा कि अगर 50 लाख का लॉस हुआ लेकिन पॉलिसी 1 करोड़ की, तो क्लेम 50 लाख का मिलेगा। क्लेम के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट्स तक। ठीक है बच्चों। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कैन बी स्टडीड अंडर 2 पार्ट्स एज अंडर। इंश्योरेंस क्लेम को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहला लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से हम बच्चों सिंपल पॉलिसी भी कह सकते हैं। ये बच्चों मैंने लिख दिया, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी मीन्स सिंपल पॉलिसी, और क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मीन्स स्पेशल पॉलिसी। राइट। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन के चारों पैराग्राफ में आप देखिएगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बिजनेस एंटरप्राइजेस जो भी फ्लड से, थेफ्ट से, अर्थक्वेक से, फायर से जो भी नुकसान हो सकते हैं उनके अगेंस्ट में पॉलिसी लेती हैं। लेकिन अर्थक्वेक से, फ्लड से, फायर से और मरीन से और थेफ्ट से, फ्लड से जितने भी लॉसेज होंगे उन सबको इस चैप्टर में डील नहीं किया गया। दिस चैप्टर डील्स ओनली इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और लॉस ड्यू टू फायर, जो आग के लगने की वजह से नुकसान होगा माल का और प्रॉफिट का, बस ये चैप्टर उसी में डील करता है। और इसमें जो लॉस जब होगा, जब अगर आग लग जाती है, तो लॉस का जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो एक्चुअल लॉस के अमाउंट तक रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर में हमको 2 कंटेंट पढ़ने हैं, पहला लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और दूसरा बच्चों लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसके बाद देखिएगा क्लेम। अब क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, अब ये हम पहले वाला डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए 3 केसेस हैं, उससे पहले थोड़ा सा लिखिएगा। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ क्लेम कैन बी लॉज्ड ओनली फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, ये मैंने अभी भी समझाया था, बट नॉट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया और जो लॉस हुआ वो हुआ 50 लाख का, तो क्लेम कितने का मिलेगा? 50 लाख का। राइट। अब इसके अगेंस्ट में देखिएगा एक और बात, देखिए लॉस हुआ 50 लाख का, लेकिन हमने पॉलिसी ली है 40 लाख की। अब क्या होगा बच्चों? पहले वाले केस में क्या था कि लॉस इंश्योरेंस इंश्योर्ड वैल्यू से कम का हुआ तो कम का क्लेम मिलेगा। सेकंड केस में क्या है, लॉस ज़्यादा है, पॉलिसी हमने कम के लिए, तो डियर पॉलिसी जितने के लिए उतने का क्लेम मिलेगा, यानी कि 40 लाख का। जब आपने इंश्योरेंस ही 40 लाख का कराया है तो 50 लाख का क्लेम कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट्स या एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक और इंश्योर्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम। एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड वैल्यू में जो कम होगा वही हमारे क्लेम का अमाउंट होगा। चलिए अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, पहला टोटल लॉस, सेकंड पार्शियल लॉस। जब दुकान में आग लगती है और उसकी वजह से माल का, ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। हम प्रॉफिट पॉलिसी तो अभी पढ़ ही नहीं रहे, वो तो अब 2 से 3 सेशन के बाद आएगी। अब ये पूरा करंट सेशन और आने वाले 1-2 सेशन पूरा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पर निकलेंगे। देखिएगा देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटी है, पहला टोटल लॉस, दूसरा पार्शियल लॉस। टोटल लॉस का क्या मतलब है? दुकान में आग लगी और सारा का सारा माल जल गया, कुछ भी नहीं बचा, टोटल लॉस हुआ। अगर माल सारा लॉस हो गया उस केस में क्या होगा? जो भी गुड्स अवेलेबल थी सारी डैमेज हो गई, 100% सैल्वेज वैल्यू 0 है, कुछ भी नहीं बचा, एंटायर गुड्स में आग लग के वो राख बन गया। उस केस में क्लेम कैसे निकालेंगे आप? उस केस में आप ये देखिएगा कि जिस माल में आग लगी उसकी वर्थ कितनी थी, जो माल जल गया, जो खत्म हो गया, जो मैंने ऊपर पैराग्राफ में समझाया वही समझाने जा रहा हूं टोटल लॉस में। जो माल जल के खत्म हो गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया, उसका वैल्यू कितना था और इंश्योरेंस जो कराया था उसका वैल्यू कितना था। क्योंकि जब आपने इंश्योरेंस कराया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे पूछा होगा इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की लेनी है। रीज़न इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगी बड़ी पॉलिसी आप लेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम आपके ऊपर चार्ज होगा। अगर आप कम माल की, कम वैल्यू के माल की पॉलिसी लेंगे तो कम प्रीमियम चार्ज होगा। प्रीमियम का अमाउंट डिपेंड करता है कि पॉलिसी का अमाउंट कितना है। तो अगर माल का टोटल लॉस हो जाए, सारे माल में आग लग जाए, सारा तहस नहस हो जाए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक रुपए का माल भी नहीं बचा और जो कुछ सैल्वेज वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब जल के राख बन गया, उस केस में टोटल लॉस का, जो माल का टोटल लॉस हुआ उस माल की वैल्यू कितनी थी और आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी कितने की ली थी, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो अमाउंट छोटा होगा उसका क्लेम मिलेगा।
एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये होगा टोटल लॉस के केस में। पार्शियल लॉस में तो पूरा डिटेल में हमको पढ़ना है, पहले टोटल लॉस की बात करते हैं। जरा इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिएगा आप। टोटल लॉस, इफ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड, देखिए ये जो बार बार इसमें दिक्कत आ रही है ना टेक्निकल, ये मेरे पेन चलाने से आ रही है, तो मैं इसमें पेन अब चलाऊंगा ही नहीं, मैं इसे अंडरलाइन नहीं करूंगा, आप इसको समझिए। टोटल लॉस, if the goods are totally destroyed, the amount of claim is equal to the actual loss provided the goods are fully insured। ये कह रहे हैं कि देखिए अगर सारे माल में आग लग जाती है तो जितने माल में आग लगी सारा क्लेम मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आपका पूरा माल इंश्योर्ड होना चाहिए। यानी कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो या तो एक्चुअल लॉस के बराबर हो या एक्चुअल लॉस से ज्यादा हो, कम ना हो। अगर इंश्योर्ड वैल्यू एक्चुअल लॉस से कम हुई तो लॉस से कम का क्लेम मिलेगा जितना आपने इंश्योर्ड कराया था। अभी मैंने एग्जांपल लेके समझाया, 1 करोड़ का आपने इंश्योरेंस कराया, 80 लाख के माल में आग लगी तो क्लेम पूरे जो 80 लाख का, एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, उन्होंने 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, सिंपल पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी 1 करोड़ की ली थी। जिस माल में आग लगी वो माल 80 लाख का था। अब क्या होगा, उनका एक्चुअल लॉस 80 लाख का है, पूरे 80 लाख का क्लेम मिलेगा, और टोटल लॉस हुआ, माल बिल्कुल नहीं बचा पाए, वो सारा जल के राख हो गया, पूरे 80 लाख का क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर उनके जिस माल में आग लगी वो 1 करोड़ 20 लाख का होता तो उनका एक्चुअल लॉस होता 1 करोड़ 20 लाख, जबकि पॉलिसी ली 1 करोड़ की, तब उनके जो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है, उनके क्लेम के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता, रोका जाता पॉलिसी के अमाउंट तक, राइट, तब उन्हें क्लेम 1 करोड़ का मिलता। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये जो पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, इसमें यही लिखा हुआ है कि जितना लॉस होगा, टोटल लॉस में जितना भी माल चलेगा, जितना क्या सारा माल जल गया, टोटल लॉस पढ़ रहे हैं आप, टोटल लॉस में जो सारा माल जल गया सारा का सारा क्लेम मिल जाएगा आपको, लेकिन वो सारा माल इंश्योर्ड होना चाहिए। यानी कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है माल की, जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है, वो या तो उस टोटल माल के एक्चुअल लॉस के बराबर या उससे ज्यादा हो तो आपको पूरा लॉस मिल जाएगा। इसके बाद पार्शियल लॉस पर आ जाइए। अब यहां फिर 2 बातें हैं। देखिए अगर कुछ माल बच जाता है आग लगने के बाद, जब आग को बुझाया गया तो कुछ माल बचा गुड कंडीशन में, कुछ माल बचा बैड कंडीशन में। जो गुड कंडीशन में बच गया वो तो फुल वैल्यू पर रहेगा, और जो बैड कंडीशन में बचा उसकी सैल्वेज वैल्यू निकाली जाएगी, रेजुरल वैल्यू जो भी उसकी होगी। अब क्या होगा, पार्शियल लॉस के केस में अगर गुड्स पार्शियली डिस्ट्रॉय होती हैं, मतलब सारे माल में आग नहीं लगी, उस केस में भी अमाउंट ऑफ क्लेम जो होगा उसको रोका जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट तक। देखिए, if the goods are partially destroyed, the amount of claim is equal to the actual loss provided the goods are fully insured। अगर 1 करोड़ का माल आपने गोडाउन में रखा, अगर मिस्टर एक्स ने दुकान में 1 करोड़ का माल रखा और आग लगने की वजह से उनका 60 लाख का माल जल के खत्म हो गया, 40 लाख का बच गया, तो पूरे 60 लाख का उनको क्लेम मिलेगा। लेकिन शर्त है बच्चों, जो 60 लाख का माल है ना वो फुल्ली इंश्योर्ड होना चाहिए। समझ जाओ ना यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है, जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योर्ड अमाउंट है वो 60 लाख या उससे ज़्यादा होगा तो पूरे 60 लाख के लॉस का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर फिर 2 बातें आगे देखिएगा। बट इफ द गुड्स आर नॉट फुल्ली इंश्योर्ड, लेकिन अगर गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो दुकान में माल था वो 1 करोड़ का था, आग लगी जिस माल में वो 60 लाख का था, 40 लाख का बच गया, पॉलिसी ली थी 50 लाख की, तो अब 60 लाख का क्लेम भी नहीं मिलेगा, अब जो क्लेम मिलेगा वो 50 लाख का मिलेगा। 1 करोड़ की पॉलिसी, 1 करोड़ का माल रखा, पॉलिसी 60 लाख की ली, और जैसे पॉलिसी 60 लाख, चलो ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 1 करोड़ का माल गोडाउन में रखा और जो पॉलिसी है वो 60 लाख की ली है, और जिस माल में आग लगी वो 80 लाख का, 20 लाख का बचा लिया। बताना कुल माल कितने का था, 1 करोड़ का। कुल माल कितने का था, 1 करोड़ का। आग कितने के माल में लगी, 80 लाख। कितना स्क्रैप बच गया, 20 लाख। पॉलिसी कितनी, 60 लाख। तो 80 लाख का क्लेम क्यों मिलेगा, जबकि 80 लाख का माल पूरा आपका सिक्योर्ड ही नहीं है, पूरा का पूरा माल इंश्योर्ड ही नहीं है, माल ही सिर्फ 60 लाख का इंश्योर्ड है, और आग लग गई 80 लाख के माल में, भले पार्शियल लॉस हो, 60 लाख का क्लेम मिलेगा। लेकिन फिर बार बार मैंने तीसरी बार बोलने जा रहा हूं, अभी 2 बातें हैं जो अभी आगे डिस्कस होंगी, विदाउट एवरेज क्लॉज और विद एवरेज क्लॉज, ये भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ लीजिए। बट इफ द गुड्स आर नॉट फुल्ली इंश्योर्ड इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, बट इफ द गुड्स आर नॉट फुल्ली इंश्योर्ड, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना बच्चों। But if the goods are not fully insured in case of under insurance, the calculation of amount of claim will depend upon the nature of insurance policy, such as without average clause and with average clause.
ये दोनों बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट, ये डिस्कस करने हमको। विदाउट एवरेज क्लॉज और विद एवरेज क्लॉज। देखिए अब ये विदाउट एवरेज क्लॉज और विद एवरेज क्लॉज समझिएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप इन नोट्स में देखिएगा। विदाउट एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज अगर नहीं है एग्रीमेंट में, उस केस में क्या होगा कि जो एक्चुअल लॉस होगा, अगर वो एक्चुअल लॉस पूरा का पूरा इंश्योर्ड है, जिस माल में आग लग गई। देखिए पहली बात हम पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस का मतलब है कि जो माल दुकान में रखा हुआ था वो सारा नहीं जला, कुछ बच गया, कुछ जल गया। जो जल गया उसका पूरा क्लेम मिल जाएगा अगर वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड है। लेकिन अगर वो पूरा इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योरेंस वैल्यू उससे भी कम है, तो जितना जहां तक इंश्योरेंस वैल्यू है, जितना इंश्योर्ड अमाउंट है, जो भी पॉलिसी का अमाउंट है, बस वो मिल जाएगा। विदाउट एवरेज क्लॉज का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, जो मैंने अभी लिया था कि 1 करोड़ का माल था गोडाउन में या शॉप में, आग लग गई, 70 लाख का माल जल गया, 30 लाख का बच गया। 70 लाख का माल जला और पॉलिसी जो ली थी वो ली थी 80 लाख की, तो 80 लाख की पॉलिसी में 70 लाख पूरा कवर्ड है, इसलिए 70 लाख का क्लेम मिलेगा, यानी कि जो एक्चुअल लॉस है उसका क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी 80 लाख की ना होकर 60 लाख की होती, 70 लाख का लॉस और पॉलिसी 60 लाख की, तो क्लेम 60 लाख का मिलता। ये एग्जांपल एक बार दोबारा सुन लीजिए, और ये एग्जांपल है विदाउट एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज नहीं डाली गई है, वो क्या होती है आगे डिस्कस होगा। 1 करोड़ का माल दुकान में था, आग लगी, 70 लाख का माल जल के तहस नहस हो गया, 30 लाख का बचा लिया। जो 70 लाख का माल जला, उसका जो इंश्योरेंस कराया था उस माल का पूरे का, वो 80 लाख का था, तो 80 लाख का इंश्योरेंस वैल्यू है, और माल जो बर्बाद हुआ है वो 70 लाख का है, तो लॉस कम है और इंश्योर्ड वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें पूरा 70 लाख का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, माल वही है दुकान में 1 करोड़ का, और जिस माल में आग लगी वो 70 लाख है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली थी 60 लाख की। अब बच्चों जो 70 लाख का एक्चुअल लॉस है, ये फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है, ये पार्शियली इंश्योर्ड है 60 लाख तक। आग लगी 70 लाख में, नुकसान हमें 70 लाख का हुआ, लेकिन इंश्योर्ड वैल्यू 60 लाख है, तो हमें क्लेम 60 लाख का मिलेगा। अब पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है विदाउट एवरेज क्लॉज में। क्लेम इज इक्वल टू दी लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ गुड्स और सम इंश्योर्ड। एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड में जो कम होगा उसका क्लेम मिलेगा, यही मैं आपको समझा रहा था। 80 लाख का हमने इंश्योरेंस वैल्यू ली, इंश्योर्ड वैल्यू 80 लाख है, लॉस 70 का हुआ, तो 80 और 70 में कौन कम है, 70, तब हमें एक्चुअल लॉस का क्लेम मिलेगा। और अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 60 लाख की, तो 70 और 60 में कौन कम है, 60 लाख, तो हमें 60 लाख का क्लेम मिलेगा। यही लिखा हुआ है कि क्लेम इज इक्वल, क्लेम कितना होगा, क्लेम इज इक्वल टू द लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ गुड्स और द सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर। अब आ जाइए बच्चों विद एवरेज क्लॉज में, इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। इसमें जब एवरेज क्लॉज आप लगाते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, जो लॉस का अमाउंट है उसको प्रोपोर्शनेटली क्लेम के अमाउंट को लॉस के प्रोपोर्शन में रिड्यूस किया जाता है। कैसे, जैसे 1 करोड़ का, बात को समझने की कोशिश करिएगा, खाली फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाऊंगा उससे बात नहीं बनेगी। 1 करोड़ का माल गोडाउन में था, शॉप में 1 करोड़ का माल था, पॉलिसी ली हमने 80 लाख रुपए की, आग लगी 70 लाख के माल में। जरा रिपीट करिए कहानी को। 1 करोड़ का माल था दुकान में, पॉलिसी ली 80 लाख रुपए की, और जो माल जल के बर्बाद हुआ वो 70 लाख का है। अगर विदाउट एवरेज क्लॉज की बात करें, विदाउट एवरेज क्लॉज, अगर एवरेज क्लॉज नहीं है, यानी कि एवरेज नहीं निकालना है, उस केस में तो पूरे 70 लाख का क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर विद एवरेज क्लॉज की बात करें तो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो ये, पहले इसको मेरे शब्दों में समझो कि 1 करोड़ का माल रखकर 80 लाख की पॉलिसी ले रहे हो। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों 1 करोड़ का माल रखा तो पॉलिसी 1 करोड़ की क्यों नहीं ली? ये क्या बात हुई? प्रीमियम कम देने के चक्कर में कम माल की वैल्यू कम बता दी इंश्योरेंस कंपनी को। अगर उनसे 1 करोड़ की पॉलिसी लेते तो प्रीमियम 1 करोड़ के हिसाब से देना पड़ता, इसलिए पॉलिसी कम के लिए 80 लाख की, ताकि प्रीमियम कम देना पड़े। तो कहीं ना कहीं तो आपने पार्टनरशिप कर ली ना इंश्योरेंस कंपनी के साथ 4:1 की, कि 4/5 लॉस आप बेयर करिए, 1/5 हम बेयर करेंगे। ऐसे तो हुआ है। जब दुकान में 1 करोड़ का माल है तो पॉलिसी 80 लाख की क्यों ली, पहले मुझे ये बताओ, पॉलिसी 1 करोड़ की क्यों नहीं ली? और अगर 80 लाख की ली है तो देखो अब क्लेम कैसे रिड्यूस होगा। अब ऐसे रिड्यूस होगा बच्चों, देखो 80 लाख की पॉलिसी, क्लेम का अमाउंट निकालना सिखा रहा हूं, सुन लो ध्यान से।
क्लेम का अमाउंट निकालना सिखा रहा हूं एवरेज क्लॉज के साथ। 80 लाख की पॉलिसी ली 1 करोड़ के माल के लिए, दुकान में रखा 1 करोड़ का माल, पॉलिसी ली 80 लाख की। 80 लाख की पॉलिसी ली है 1 करोड़ के माल के लिए। जो माल जल के बर्बाद हुआ वो 70 लाख का है। माना कि 70 लाख 80 लाख के अंदर पूरा कवर्ड है, 70 लाख का क्लेम मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साथ में एवरेज क्लॉज लगी हुई है। एवरेज क्लॉज इससे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करेगी क्योंकि आपने पॉलिसी पूरे माल की नहीं ली। अब आप कैसे निकालेंगे आंसर? आप आंसर ऐसे निकालेंगे कि अगर 80 लाख की पॉलिसी है 1 करोड़ के लिए तो 70 लाख के लिए पॉलिसी कितनी होगी? 70 लाख का भी क्लेम नहीं मिलेगा, उससे भी कम का क्लेम मिलेगा। 70 लाख को देखिए पॉलिसी कितने की है, फॉर्मूला सुनिए, पॉलिसी कितने की है? 80 लाख की। इसको रखिए न्यूमरेटर में। माल कितने का था दुकान में? 1 करोड़ का। इसको रखिए डिनोमिनेटर में। 80 लाख अपॉन 1 करोड़, क्या मतलब हुआ उसका कि 1 करोड़ के लिए 80 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए लॉस ऑफ स्टॉक 70 लाख से, तो 70 लाख के प्रोपोर्शनेट निकल आएगा। 80 लैक्स अपॉन 1 करोड़ इंटू 70 लैक्स। 1 करोड़ के लिए 80 तो 70 के लिए कितना? प्रोपोर्शनेटली 20% रिड्यूस होकर आएगा। इसे कहते हैं एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला देखिएगा इसका, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों? अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इन टू एक्चुअल लॉस। 2 लाइन में लिखा हुआ है, इसको मैं फिर दोबारा लिखता हूं। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू, अब जो नीचे मैंने लिखा उसे देखिएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक अवेलेबल इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। बताइए मैंने आपको क्या एग्जांपल लेके समझाया कि 1 करोड़ का माल था दुकान में जब आग लगी और 80 लाख का आपने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली थी, और 1 करोड़ के माल में जब आग लगी तो 30 लाख का माल बचा लिया गया, 70 लाख का लॉस हुआ। देखिए मैंने फॉर्मूले में लिखा अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जरा बराबर में देखिए राइट साइड में, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक अवेलेबल इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, सबसे नीचे लिखा मैंने, उसके बराबर में एग्जांपल लिखा। न्यूमरेटर में क्या लिखा? 80 लाख। ये क्या चीज़ है बच्चों? ये पॉलिसी का अमाउंट है जो हमने इंश्योरेंस कंपनी से ली थी, जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो 80 लाख रुपए है। ये बात समझ आ गई? इसके बाद अपॉन में 1 करोड़, ये क्या है? ये वो टोटल माल है जो दुकान में रखा हुआ था जब आग लगी। तो 1 करोड़ के माल में आग लगी, उस माल में जो दुकान में 1 करोड़ का माल था उसके अगेंस्ट में जो पॉलिसी ली थी वो 80 लाख की थी। तो 1 करोड़ के लिए अगर 80 लाख इंश्योर्ड है तो 70 लाख के लॉस के लिए कितना इंश्योर्ड होना चाहिए? 56 लाख। 14 लाख और कम हो जाएगा एक्चुअल लॉस से बच्चों, 56 लाख का क्लेम मिलेगा। अगर एवरेज क्लॉज लगा हुआ है एग्रीमेंट में, एवरेज क्लॉज के केस में बच्चों अगर आप माल से कम का इंश्योरेंस लेते हो तो जो एक्चुअल लॉस है उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा, उससे भी कम का प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा। एक रिलेशन बनाया जाता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी यानी कि इंश्योर्ड वैल्यू में और स्टॉक अवेलेबल एट द टाइम ऑफ फायर में, एक रिलेशन बनाया जाता है। ये लाइन मैं बार बार बोलूंगा कि 1 करोड़ के माल के लिए अगर 80 लाख का इंश्योरेंस है तो 70 लाख के माल के लिए इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? 56 लाख। ये क्लेम का अमाउंट होगा अगर एवरेज क्लॉज क्वेश्चन में है। और अगर बच्चों एवरेज क्लॉज नहीं है तो पूरे 70 लाख का क्लेम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इंश्योर्ड वैल्यू तो 80 लाख है, पूरा लॉस उसमें कवर हो रहा है। बच्चों अगर एवरेज क्लॉज नहीं है एग्रीमेंट के अंदर तो एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड वैल्यू को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम। लेकिन अगर एवरेज क्लॉज है तो मेरे एक फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक अवेलेबल एट द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। 80 लाख की पॉलिसी ली 1 करोड़ के लिए तो 70 लाख के लॉस के बदले में पॉलिसी कितनी की होनी चाहिए? 56 लाख की। ये लीजिए क्लेम 56 लाख का। ये हम डिस्कस कर रहे थे पार्शियल लॉस, और इसमें 2 केसेस हमने डिस्कस करे, विदाउट एवरेज क्लॉज और विद एवरेज क्लॉज। राइट बच्चों? अब देखिएगा आगे, हाउ टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। अभी तो समझा हमने, फिर दोबारा देखिए क्योंकि अब इसमें 3 अलग अलग केसेस, हम केस 1, केस 2, केस 3 करके पढ़ेंगे। हाउ टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। हम लॉस ऑफ स्टॉक में क्लेम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर आर 3 केसेस। केस 1, व्हेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पहले से क्वेश्चन में दे रखी है। अब यहां पर आपको यहां से कम जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल शुरू हो गया, अब यहां से आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा बच्चों। आपके इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, दोनों को इक्वली 50-50% मान लो। एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हम डिस्कस कर रहे हैं
लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। अब इसके अंदर क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इस पूरे चैप्टर में सारा फोकस कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम है। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लेम कैलकुलेट करके दिखाना है कि क्लेम कितने का मिलेगा। अब देखिएगा, जब बात होती है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी को भूल जाइए, वो 2-3 सेशन के बाद आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक, हमने इंश्योरेंस कंपनी से सिंपल पॉलिसी ली है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, जो क्लेम मिलेगा वो सिर्फ माल के डैमेज होने का मिलेगा, प्रॉफिट से या फिक्स एक्सपेंस से कोई ताल्लुक नहीं। अब देखिएगा, जब आप क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे, कौन से क्लेम की बच्चों, क्योंकि माल में आग लग गई, तो लॉस बाय फायर के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन होगा उसके 3 केसेस हैं। केस 1, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिजनेसमैन का दे रखा है। अब यहां से एक छोटी सी कहानी सुनिए और जल्दी से इस केस 1 को ओवर कीजिए, खत्म कीजिए। केस 1 समझा रहा हूं, सुनिएगा। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, राइट, और वो फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल। उनके अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 अप्रैल को साल शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली, लॉस ऑफ स्टॉक अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली अपने स्टॉक का लॉस होने से बचने के लिए। अब जब मिस्टर एक्स ने फायर के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उनका करंट ईयर एज्यूम कर लीजिए 2019-2020 है, 1 अप्रैल 2019 को उनका साल शुरू हुआ करंट ईयर और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा, एज्यूम कर लीजिए। या और करंट ईयर में आ जाते हैं कि उनका करंट ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और 20 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। करंट ईयर 20 और 21 है बच्चों, राइट। अब सुनिएगा, जब करंट ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 जो कि 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो जाएगा, करंट ईयर में जब उन्होंने बिजनेस शुरू करा, बिजनेस उनका पहले से चला रहा है। करंट ईयर जब शुरू हुआ 1 अप्रैल को, करंट ईयर नया साल शुरू हुआ, तो अप्रैल का महीना बहुत अच्छा गुजरा, मई का महीना बहुत अच्छा गुजरा, अप्रैल मई जून, एज्यूम करिए कि 30 जून को बिजनेस में आग लग गई। अब उनका करंट ईयर बच्चों अप्रैल से मार्च है। करंट ईयर में अप्रैल मई जून 3 महीने बिजनेस करने के बाद बिजनेस में आग लग गई और शॉप में आग लगने की वजह से माल डैमेज हुआ। तो करंट ईयर में उन्होंने कितने दिन महीने काम करा? 3 महीने। ये तो मैंने एग्जैक्टली 3 महीने लिए, आग महीनों के हिसाब से थोड़ी लगेगी, वो तो कभी भी लग सकती है। एज्यूम कर लीजिए कि 16 जून को आग लग गई बिजनेस में, शॉप में, और 16 जून को आग लगने की वजह से सारा उनका पूरा आग बुझाने में और माल का सारा डैमेज हो गया। 16 जून को आग लगी, तो करंट ईयर में कितने महीने बिजनेस चला? अप्रैल, मई और 16 जून, 2 महीने 16 दिन ये उनका बिजनेस चला। करंट ईयर में 16 जून को प्रीमाइसिस में आग लगने की वजह से जो उनके माल का लॉस हुआ, तो करंट ईयर में उनका जो बिजनेस चला वो चला 2 महीने 16 दिन। अप्रैल के पूरे महीने बिजनेस चला, मई के पूरे महीने बिजनेस चला, 16 जून को आग लग गई, 2 महीने 16 दिन। अब जब 16 जून को आग लगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितने माल में आग लगी, कितना लॉस हुआ? चलिए वो तो अपनी किताबों से देख लेंगे, लेकिन क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी को देना है ना, तो कैलकुलेशन तो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से होगी। इंश्योरेंस कंपनी का जब सर्वेयर आएगा सर्वे करने के लिए कि वो देखेगा कि क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस जब आग लगती है तो हमें, अगर हमारा माल इंश्योर्ड है तो हमें उस माल को आग लगने के बाद हम उस आग को बुझवाएंगे, लेकिन हम वहाँ पर किसी भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अलग होकर खड़े हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर आएगा, सर्वे करेगा और वो हमारे लॉस का कैलकुलेशन करेगा। जो इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आएगा सर्वे करने, वो कैसे पता लगाएगा कि जिस टाइम दुकान में आग लगी उस टाइम दुकान में माल कितने का था? हमसे पूछेगा, हम तो कुछ भी बता देंगे, वो खुद पता लगाएगा। कैसे? जिस दिन बच्चों आग लगेगी वो उस दिन का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था अभी करंट ईयर में 31 मार्च को, जब हमारा पिछला साल 31 मार्च को साल खत्म हुआ, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना था, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा करंट ईयर या मिस्टर एक्स का करंट ईयर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल को। आग कब लगी? 16 जून को। करंट ईयर में कितने दिन बिजनेस चला? 2 महीने 16 दिन, अप्रैल, मई और 16 जून। 2 महीने 16 दिन का वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा और नाम रखेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? मेमोरेंडम से मतलब है यहाँ टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर।
2 महीने 16 दिन का ट्रेडिंग अकाउंट, नाम होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ड्यूरेशन होगी सिर्फ 2 महीने 16 दिन। फिर क्या होगा, जब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा सबसे पहले डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। वो कौन सा होगा, वो होगा इसी साल 31 मार्च का। 31 मार्च को जो करंट ईयर में 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुए थे, 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही तो 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेगा टू ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का। इसके बाद इन 2 महीने 16 दिन में जो भी हमने माल परचेज करा था, मिस्टर एक्स ने इन 2 महीने 16 दिन में जो परचेजेस करी थी वो सब मिल जाएंगी। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वहाँ से, जो हमने बैंक ट्रांजैक्शन करी वहाँ से, अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 2 महीने 16 दिन की परचेजेस निकाल ली जाएंगी। डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक के बाद टू परचेजेस 2 महीने 16 दिन की, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 महीने 16 दिन के, बाई सेल्स क्रेडिट में 2 महीने 16 दिन की। इसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक वही तो निकालना है, वही तो नहीं मालूम कि भाई जब आग लगी माल कितने का था, वही तो निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें इस मिस्टर एक्स का, जो ये बिजनेसमैन है, इनका ऑन एन एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल 40%, कि इनको अपनी सेल्स पे 40% का ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब ये जीपी रेशियो दे रखे तो इसी से हमारा काम बनेगा। जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स, उसके बाद हम सेल्स पर 40% कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये कैसे निकाला हमने जीपी, सेल्स का 40%। और इस पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कितने ड्यूरेशन का है, 2 महीने 16 दिन का। ओपनिंग स्टॉक लिखा, टू परचेजेस 2 महीने 16 दिन का, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 महीने 16 दिन, बाई सेल्स 2 महीने 16 दिन। उसके बाद सेल्स को जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करा। जीपी रेशियो बार बार सुनो, जीपी रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है। टू ग्रॉस प्रॉफिट से हमने सेल्स पर जीपी निकाला, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस क्रेडिट में आएगा। वो जो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा वही तो क्लोजिंग स्टॉक है, उसी को नाम देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, कि ये वही स्टॉक है जो उस दिन अवेलेबल था जब आग लगी। हो गया काम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर को आराम से पता चल जाएगा कि आग लगने वाले दिन माल कितने का था। फिर वो इसका क्लेम देगा नहीं, ये जो आग लगने वाले दिन माल अवेलेबल था इसमें से माइनस किया जाएगा सैल्वेज स्टॉक, जो बचा लिया गया। पता चला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से जो स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर आया वो 50 लाख का है, लेकिन उसमें से जो बचा लिया गया उसकी वैल्यू 15 लाख है। तो स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर 50 lakhs, लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 15 lakhs, रिमेनिंग इज 35 lakhs। इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ स्टॉक। ये वो माल है जिसका नुकसान हो गया 35 लाख। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज नहीं है, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अगर क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज नहीं है और 35 लाख के माल का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी 40 लाख की थी तो पूरे 35 लाख का क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी 30 लाख की थी तो क्लेम 30 लाख का मिलेगा, जबकि माल का लॉस 35 लाख का है। लेकिन जो लॉस का अमाउंट है, जो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है, वो इंश्योर्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए, अगर एवरेज क्लॉज नहीं है, 50 लाख का माल था जी शॉप में जब आग लगी, उसमें से 15 लाख का माल बचा लिया गया सैल्वेज वैल्यू, तो लॉस 35 लाख का हुआ। और क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज नहीं है, ये विदाउट एवरेज क्लॉज है। इस केस में अगर ये जो 35 लाख का लॉस ऑफ स्टॉक है, अगर इंश्योर्ड वैल्यू इसकी ज़्यादा थी तो पूरा 35 लाख मिलेगा। अगर इंश्योर्ड वैल्यू कम थी तो जितनी थी इंश्योर्ड वैल्यू बस उतने का क्लेम मिलेगा। अब आ जाइए कि इसमें एवरेज क्लॉज है, इसमें एवरेज क्लॉज है, एज्यूम करिए एवरेज क्लॉज है, तब तो गड़बड़ हो गई। 50 लाख का माल दुकान में रखा, क्लेम पॉलिसी 40 लाख की ली थी, लॉस 35 लाख का है। आप समझिए ना मेरी बात को, लॉस 35 लाख का है जबकि इंश्योरेंस 40 लाख का है। 40 में 35 कवर होता है, लेकिन नहीं मिलेगा 35 लाख। 40 लाख तो इसलिए नहीं मिलेगा कि लॉस कम है, लेकिन जो लॉस कम है वो तो वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट में एवरेज क्लॉज है। अब तो फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला ये लगेगा कि अगर 50 लाख का माल रखकर, अगर 50 लाख का माल रखकर पॉलिसी 40 लाख के लिए है तो 35 लाख के लॉस के लिए पॉलिसी कितनी होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 40, ये आएगा न्यूमरेटर में। जो माल दुकान में था आग लगने वाले दिन, जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर 50 लाख आया, वो आएगा डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे हम लॉस ऑफ स्टॉक 35 लाख से। क्लेम मिलेगा 31,50,000 का। करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। रखिए ज़रा, उठाइए कैलकुलेटर। 40 लाख की पॉलिसी है,
40 लाख को रखिए न्यूमरेटर में, डिवाइड करिए इसे, जो माल अवेलेबल था आग लगने वाले दिन 50 लाख से, राइट, और मल्टीप्लाई करिए जो लॉस हुआ 35 लाख, सॉरी 28 लाख, 10% कम करेंगे, एक्सट्रीमली सॉरी, 28 लाख का क्लेम मिलेगा। कोई सोचे तो सही, कोई बोले तो सही कि भैया कर क्या रहे हो, 35 लाख के माल में आग लगी है, पॉलिसी तो 40 लाख की है। कोई बोलो तो सही कि भैया 35 लाख का नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा की पॉलिसी है, 40 लाख की पॉलिसी है, 40 लाख की पॉलिसी के हिसाब से हमने प्रीमियम दिया है, तो हमें आप 28 क्यों दे रहे हैं? तो इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट ने कहा, सर्वेयर ने कहा, ये देखो एग्रीमेंट देखो, ये विद एवरेज क्लॉज है, ये जो तुम्हारा एग्रीमेंट है ये विद एवरेज क्लॉज है। एवरेज क्लॉज में क्लेम के अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है। अगर यहां पर एवरेज क्लॉज नहीं होता तो 35 लाख का पूरा क्लेम मिल जाता, लेकिन क्योंकि एवरेज क्लॉज है तो अब इस क्लेम को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाएगा। फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी 40 lakhs अपॉन स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर 50 lakhs मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक दैट इज 35 lakhs। द आंसर विल बी 28 lakhs। क्लियर है बच्चों? हो गई कहानी खत्म। अब देखो ये केस 1 है। केस 1 की बच्चों पहचान ही यही है कि इसमें आपको जीपी रेशियो दे रखा होगा। अगर जीपी रेशियो नहीं दे रखा तब ये केस 2 बन जाएगा। मैं भी केस 1, जीपी रेशियो, केस 1 की पहचान जीपी रेशियो दे रखी बच्चों। यही पहचान है बच्चों केस 1 की। अब बच्चों जो ये सारा मैंने डिस्कस करा इसके ऊपर थोड़े से नोट्स बना लीजिए आप। चलिए ये सारे जो केसेस जो स्टेप्स हैं जो मैंने अभी बोले, इन सारे स्टेप्स को अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया कि जीपी रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है। केस 1 की पहचान यही है कि जीपी रेशियो दे रखी है। अगर जीपी रेशियो नहीं दे रखी तब तो आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे। इसके लिए उनको पहले पिछले साल का डाटा देना होगा, आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के पहले लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालना होगा। तो वो केस नंबर 2 है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले केस 1 हेडिंग डालिए और इसके स्टेप्स कॉपी करिए। देखिए अभी क्या होगा, ये सारे स्टेप्स लिखवाने के बाद जो मैंने अभी ओरली समझाए, फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। उसके बाद जाकर मैं आपको इसी क्लास में क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें जीपी रेशियो गिवन है। पहले से आपको बता दूं वो क्वेश्चन नंबर 29 है। स्टार्ट इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 27 से है, लेकिन 27 और 28 में जीपी रेशियो नहीं दे रखी, निकालनी पड़ेगी। तो वो हम केस 2 में करेंगे, केस 1। चलिए स्टेप्स लिखना शुरू करिए बच्चों। स्टेप 1, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे मान लीजिए करंट ईयर में बिजनेस 3 महीने 18 दिन चला और करंट ईयर जब शुरू हुआ बिजनेसमैन का, मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ली थी। और जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ली थी और उसके बाद जब पॉलिसी लेने के बाद करंट ईयर में 3 महीने 18 दिन बिजनेस हुआ और 3 महीने 18 दिन बाद बिजनेस में प्रेमाइसेस में आग लगने की वजह से सब कुछ डैमेज हो गया, सारा माल डैमेज हो गया, माल जल गया। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर आएगा सर्वे करने के लिए, और आप सर्वे करके नहीं बताएंगे, एक्स से सर्वे नहीं करेगा, पर तो एक्स कुछ भी बोल देगा। इंश्योरेंस, जैसे मैंने भी आपसे कहा, लेक्चर दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर जब वहां पर आएगा सर्वे करने तो वो बिजनेसमैन से नहीं पूछेगा कि बताओ कितने का माल था। अगर पूछ भी लेगा तो विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन आग लगी बच्चों, कैसे पता लगाया जाएगा कि शॉप में कितने का माल था? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। कब से कब तक का? करंट ईयर के बिगिनिंग से लेकर आग लगने वाले दिन तक का, यानी कि 3 महीने 18 दिन का। Prepare memorandum trading account for the period, not for the year, for the period starting from the first day of the current accounting year. Prepare memorandum trading account for the period starting from the first day of the current accounting period till the date of fire. Till the date of fire. करंट ईयर के पहले दिन से लेकर आग लगने वाले दिन तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। टू गेट द अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, ताकि हमें यह पता चल जाए कि जिस दिन आग लगी उस दिन शॉप में माल कितने का था। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद स्टेप 2, जब आपको स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर मिल जाएगा, इसमें से आप सैल्वेज स्टॉक को माइनस करेंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। स्टेप 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एज स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू, जो भी
माल अवेलेबल था आग लगने वाले दिन, उसमें से लेस करेंगे जो माल बचा लिया सैल्वेज स्टॉक। तो जिस दिन दुकान में आग लगी उस दिन जो कुल माल वहां पर था उसमें से जो बचा लिया उसे घटाओगे तो जो जल गया वो निकल आएगा। आ जाएगा आंसर लॉस ऑफ स्टॉक। अब ये जो लॉस ऑफ स्टॉक है, इस अगर मान लीजिए एवरेज क्लॉज नहीं है, दोबारा आ गए हम वहां पर, अगर एग्रीमेंट में एवरेज क्लॉज नहीं है तो ये जो लॉस ऑफ स्टॉक है इसे कंपेयर किया जाएगा इंश्योर्ड अमाउंट से, पॉलिसी के अमाउंट से, अमाउंट ऑफ पॉलिसी से इसे कंपेयर किया जाएगा। अगर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अमाउंट से कम है तो इस पूरे लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम मिल जाएगा मिस्टर एक्स को। लेकिन अगर पॉलिसी का अमाउंट कम है और ये लॉस ज्यादा का हुआ तो फिर ये पूरे लॉस का क्लेम नहीं मिलेगा, बल्कि जितनी की पॉलिसी ली होगी उतने का क्लेम मिल जाएगा। ये तब होगा जब क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज नहीं है। और अगर एवरेज क्लॉज है तो क्या होगा, उस केस में फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम बाय अप्लाइंग द एवरेज क्लॉज। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। जितनी की पॉलिसी थी उसको रखिए न्यूमिनेटर में, जो कुल माल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आया है कि कुल कितना स्टॉक अवेलेबल था आग लगने वाले दिन उसको रखिए डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई करिए उस माल में से सैल्वेज स्टॉक को घटाने के बाद जो लॉस ऑफ स्टॉक आया है उससे। बच्चों ये स्टेप तीनों क्लियर हो गए केस 1 के। इसके बाद बच्चों केस 2 है, मैं आपको दिखा दूं, ये केस 2 आपके सामने नजर आ रहा है, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, वापस आ जाइए केस 1 के ऊपर। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए इसे कैसे सॉल्व करना है पहले उस पर आ जाते हैं। अभी ये प्रेजेंटेशन आपने लिख लिया, 3 स्टेप्स। केस 1 क्या है, केस 1 जरा बताइएगा केस 1 क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं, अच्छा हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। इसमें कितने केसेस हैं, 3। हमने कौन सा केस डिस्कस करा, 1। क्या है इसकी पहचान, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा होगा। जब जीपी रेशियो दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जीपी रेशियो से आराम से निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और डिफरेंस स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएगा। इसमें बस एक अकाउंट बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और वो उसी ड्यूरेशन का बनेगा जितनी ड्यूरेशन करंट ईयर में बिजनेस चला। करंट ईयर के पहले दिन से लेकर आग लगने वाले दिन तक का बनेगा ये ट्रेडिंग अकाउंट, और इससे जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो वही होगा जो आग लगने वाले दिन दुकान के अंदर अवेलेबल था। चलिए एक बार इसके फॉर्मेट्स देख लीजिए बच्चों। देखो बच्चों ये फॉर्मेट है, इस तरह से बनाएंगे अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो अब जरा समझो, सबसे पहले आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन का नाम, जैसे बिजनेसमैन एक्स है मान लीजिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये पूरे साल का नहीं है, ये तो उस दिन तक का है जिस दिन आग लगी। फॉर एग्जांपल करंट ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ, तो फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन, पूरा ड्यूरेशन लिखेंगे, एंड एंडिंग ऑन फॉर एग्जांपल 17 जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई, तो 3 महीने 17 दिन करंट ईयर में जो बिजनेस चला मिस्टर एक्स का वो 3 महीने 17 दिन चला, और इसके बाद 17 जुलाई को प्रेमाइसेस पे आग लगने की वजह से सब डैमेज हुआ। अब उस दिन का बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये नहीं मालूम इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का कोई और उद्देश्य नहीं है सिवाय ये पता लगाने के कि जिस दिन आग लगी दुकान में माल कितने का था। इससे हमें निकालना है स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने वाले दिन कितना माल दुकान में अवेलेबल था। चलिए सबसे पहले 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। टू ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद 2 परचेसेस। अब एक बात बताइए, 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक तो लिख दिया, परचेसेस कहां से लाएंगे? अरे भाई ये सर्वेयर का काम है कि परचेजेस के अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करें। रीजन हो सकता है कि सारी किताबें भी जल गई हों, जब आग लगी प्रेमाइसेस में, दुकान में या शोरूम में आग लगी तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वो भी जल गई। अब परचेजेस का अमाउंट कैसे पता चले? बहुत सारे सोर्सेज हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनसे माल लिया था वहां से मिलेंगी इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट से मिलेंगी इन्फॉर्मेशन, और भी ऐसे सोर्सेज होंगे जहां से ये पता लगाया जाएगा कि कुल माल कितने का परचेज किया गया था इन 3 महीने 17 दिन के अंदर। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं डैमेज हुई हैं तब तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ही मिल जाएगा। तो 2 परचेजेस, 3 महीने 17 दिन की परचेजेस, इसके बाद 2
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी 3 महीने 17 दिन के होंगे, बाई सेल्स, ये भी 3 महीने 17 दिन, बस खत्म। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज्यूम करिए 40% दे रखा है, तो हम सेल्स के अमाउंट से जीपी रेशियो को मल्टीप्लाई करके जीपी निकाल लेंगे, राइट। एक काम करता हूं बच्चों, मैं फिगर्स भी लिख देता हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। एज्यूम कर लीजिए ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, अब और ज्यादा मजा आएगा। एज्यूम कर लीजिए परचेजेस का अमाउंट इन 3 महीने 17 दिन का 1,40,000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, सेल्स ले लीजिए इन 3 महीने 17 दिन की 2 लाख, और जीपी रेशियो मान लीजिए 40%। चलिए हो गया काम, जीपी रेशियो 40%, तो वो होगा 2 लाख का 40/100, 80,000, 80,000। अब आप देख रहे हैं, मैंने ओपनिंग स्टॉक को लिया 20,000, परचेजेस को 1,40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को 10,000 और सेल्स को लिया 2 लाख। ये सब 3 महीने 17 दिन का है बच्चों। और जीपी 2 लाख का 40%, 40 में कहां से लाया, एज्यूम करा है कि क्वेश्चन में दे रखा है, 40% जीपी रेशियो में मालूम है, तो ये आएगा 80,000। चलिए डेबिट का टोटल करिए, 20, 140, 160, 170, 2,50,000, 170, 80, 2,50,000 टोटल आ गया बच्चों। $2,50,000 डेबिट का टोटल है। सेम टोटल बच्चों क्रेडिट में लिख दो, 2,50,000। अब बताओ क्रेडिट में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50,000 का क्रेडिट में डिफरेंस है 50,000 का। यही वो माल है जो दुकान में अवेलेबल था आग लगने वाले दिन। इसको नाम दो बाय स्टॉक, चाहो तो खाली बाय स्टॉक लिख के ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, अदरवाइज पूरा लिख दो बाय स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि 17 जुलाई को। बाय स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, 50,000। इसके बाद भी अगर चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया 50,000। अब ये वो माल है जो उस दिन अवेलेबल था जिस दिन आग लगी। एज्यूम करो बच्चों, अब देखो मैं ये पता लगा रहा हूं कि लॉस ऑफ स्टॉक कितना। अगर सारे माल में आग लग गई तब तो पूरा 50,000 ही लॉस है, लेकिन पता चला कि जब इस माल में आग लगी तो आग को जब बुझाया गया और माल को बचाने की कोशिश की गई तो 10,000 का माल बच गया। तो 50,000 का माल वो है जो दुकान में अवेलेबल था, उसमें से 10,000 का बचा लिया, तो नुकसान कितने का हुआ, 40,000 का। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ये हमारा अगला कैलकुलेशन है। लाइन नंबर 1, स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर। ये हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कितना है बच्चों, 50,000 अभी हमने निकाला, अभी कैलकुलेट करा बच्चों हमने ऊपर, ये रहा 50,000 जो हमने कैलकुलेट करा, राइट। इसमें से लेस करो सेल्वेज स्टॉक, ये है 10,000, तो लॉस कितने का हुआ, 40,000 का। अब इसके बाद 40,000 का लॉस हुआ। एज्यूम करो कि जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है, जो पॉलिसी ली गई थी इस बिजनेसमैन ने, एज्यूम कर लो कि पॉलिसी इसने ली थी 45,000 की, 45,000 की पॉलिसी थी। पॉलिसी का अमाउंट कितना था, 45,000। अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये आप नहीं निकालेंगे। 45,000 की पॉलिसी थी। अब देखिएगा, और इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज भी है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, एवरेज क्लॉज लगाई हमने। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो क्वेश्चन में दे रखा है 45,000, राइट। लॉस उससे भी कम का है, 40,000। 50,000 का माल अवेलेबल था, 10 का बचा लिया, 40 का लॉस है। तो 40 का लॉस है, 45 की पॉलिसी है, पॉलिसी हमने ज्यादा के लिए लॉस कम का हुआ है, तो पूरा लॉस दे दो ना हमको, दे दो हमें 40,000 रुपए, क्लेम पूरा दे दो 40,000। लेकिन समझिए बात को आप, एवरेज क्लॉज है क्वेश्चन में। अब अगर एवरेज क्लॉज है उनके एग्रीमेंट में, तो एवरेज क्लॉज में लॉस का जो क्लेम का अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा। कैसे, फॉर्मूला, 45,000 की पॉलिसी हमने ली है जबकि माल हमने रखा है 50,000 का,
अभी तो गड़बड़ हो गई ना, 50,000 का माल रख के 50,000 की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, 45 की पॉलिसी ली ताकि प्रीमियम कम देना पड़े। तो कहीं ना कहीं हमने पार्टनरशिप कर ली इंश्योरेंस कंपनी के साथ लॉस में शेयरिंग करने की। देखिए आप 50,000 का माल रखा, 45 की पॉलिसी ले रखी है, तो 45-50 का 90% होता है, इसका मतलब 10% के भागीदार हम भी हैं। तो जो लॉस हमारा हुआ उसका 90% का क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी देगी और 10% लॉस हमें खुद बेयर करना होगा। मैंने ये कहानी कैसे रची? मैंने ये कहा कि 50,000 की पॉलिसी, 50,000 का माल रखा है शोरूम में और 50,000 का माल रखकर 45 की पॉलिसी ली है, तो 90% की इक्वल पॉलिसी ली है, तो लॉस में भी पार्टनरशिप रहेगी। लॉस में इंश्योरेंस कंपनी 90% ही बियर करेगी। देखिए लॉस कितने का? 40,000 का है ना। आप देखिएगा आंसर 36,000 आएगा, चेक कर लीजिए आप। देखिए 45,000 की पॉलिसी है 50,000 के माल पर, लॉस इनटू एक्चुअल लॉस वो है 40,000। कर लीजिए कैलकुलेटर पे कैलकुलेट। 45,000 को डिवाइड करिए 50,000 से और मल्टीप्लाई करिए 40,000 से, 36,000। आंसर इज, समझ गया ऐसा क्यों हुआ? 50,000 का माल रखा है तो 50,000 की पॉलिसी लो ना यार, 45 की पॉलिसी ले रहे हो। ये कहो कि पॉलिसी जितनी ले रहे हो माल भी उतने के रखो, माल ज्यादा का रख दिया तो ज्यादा का माल रखे, जोखिम आपने भी तो लिया। जोखिम में 90% शेयर इंश्योरेंस कंपनी का है। 50,000 का माल रखकर 45 की पॉलिसी ले रहे हो, उसका मतलब 90% का ही तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनको। 90% का शेयरिंग इंश्योरेंस कंपनी के नुकसान में, 10% की तुम्हारी है। वरना ऐसा अगर नहीं है तो फिर तुमने पॉलिसी के इक्वल माल क्यों नहीं रखा, या माल जितने का रखा पॉलिसी उतने की क्यों नहीं ली? और अगर पॉलिसी ले चुके थे और माल बाद में बढ़ा तो जितना माल बढ़ा उतने की प्रोपोर्शनेट पॉलिसी और ले लेते, क्या हो गया? अब ऐसा तो नहीं कि भाई तुम पॉलिसी कम की लोगे ताकि प्रीमियम कम देना पड़े और माल ज़्यादा भर दोगे। उस हिसाब से फिर क्या होगा, जब लॉस होगा तो लॉस में भी ये शेयरिंग रहेगी। आप देख लीजिए, आप 50,000 के माल पे 45 की पॉलिसी, 90% शेयर इंश्योरेंस कंपनी का, तो 10% आपका, 40,000 का लॉस हुआ था। देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, 36,000। 90% का क्लेम मिलेगा, 10% आप खुद भुगतेंगे। क्लियर? चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 29, अब क्वेश्चन 29 करते हैं और इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, बुक ओपन कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट ऑफ फायर पॉलिसी ऑफ रुपीज 1,60,000। ये है जी अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो एवरेज क्लॉज के फॉर्मूले में काम आएगी। 1,60,000 की पॉलिसी ली है, कवरिंग इट्स स्टॉक, अपने स्टॉक को कवर करने के लिए, आग से बचाने के लिए। अब फायर अकर्ड, लेकिन फिर भी आग लगी 31 मार्च 2013 को। अब इसका मतलब जरूर इस क्वेश्चन में देखिएगा कैलेंडर ईयर होगा, क्योंकि 31 मार्च को तो आग ही लग रही है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल, स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2012 60,000। बिल्कुल ठीक बात है, ये फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर। पिछले साल जब 31 दिसंबर 2012 को अकाउंट्स क्लोज करे और 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक आया, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल 1 जनवरी 2013 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। और ओपनिंग स्टॉक 60,000 है। करंट ईयर में 31 मार्च को आग लगी, तो कितने महीने काम चला? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने करंट ईयर में बिजनेस चला और 3 महीने बाद आग लग गई प्रीमाइसेस में। 60,000 का ओपनिंग स्टॉक है। इन 3 महीने का जो परचेजेस हैं, देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, परचेजेस टू द डेट ऑफ फायर 2,60,000। बच्चों ये 3 ही महीने की परचेज है, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसके बाद सेल्स टू द डेट ऑफ फायर 1,80,000, ये 3 मंथ्स की सेल्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैरिज इन वर्ड 1,600 रुपये, ये भी 3 महीने का है। कमीशन ऑन परचेज टू बी पेड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेजेस पे कमीशन पे करिए 2% से। जी पे रेशियो दे रखा है, मुझे ये समझाना था, यही पहचाने कि ये केस 1 है, इसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। जी पे रेशियो दे रखा है 50% ऑन कॉस्ट और नॉट ऑन सेल्स, ऑन कॉस्ट। यू आर आस्क्ड टू एसेटेन, आपको क्या क्या मालूम करना है? टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, कितने माल का लॉस हुआ। बी सेकंड, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना है टू बी मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितने अमाउंट का क्लेम किया जाए। एज्यूमिंग दैट, खास बात पर आ जाइए, एज्यूमिंग दैट द पॉलिसी वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, साथ में एवरेज क्लॉज लगा हुआ है तो फॉर्मूला लगेगा। स्टॉक सैल्वेज अमाउंटेड टू रुपीज 41,360, आग लगने के बावजूद 41,360 का माल बचा लिया गया। खास बातें मिल चुकी हैं कि इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज लगाना है, सैल्वेज स्टॉक दे रखा है और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जीपी रेशियो दे रखी है। ये अब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन
मेरे हिसाब से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चलिए, फुल फ्लैज क्वेश्चन है, 15 मिनट शुरू। इन द बुक्स ऑफ एक्स, सबसे पहले इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग। अब ये जो लिखा, देखिए ऊपर दिखेगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। ये वो पीरियड है जो 31 मार्च 2013 को खत्म हो गया। 3 महीनों का पीरियड है, जनवरी, फरवरी, मार्च। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, 60,000 रुपए। परचेजेस, परचेजेस क्वेश्चन में देखिए कितना है, 2,60,000, 2,60,000। कैरेज इनवर्ट दे रखा है बच्चों 1,600 रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आता है। इसके अलावा 2% कमीशन पे करी है परचेजेस पर। माल के खरीदने पर कमीशन दी है, तो या तो इसे परचेजेस में ऐड करके दिखा दो या अलग से लिख दो, लेकिन आएगा ट्रेडिंग में ही। टू कमीशन ऑन परचेजेस 5200, 1,60,000 का बच्चों 2% निकालो, 26 इंटू 52, 5200 रुपए आएगा। खत्म, और कुछ भी नहीं है डेबिट में। अब लिखो क्रेडिट में सेल्स। सेल्स कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 1,80,000। 1,80,000। जीपी रेशियो 50% ऑन कॉस्ट है। कैसे निकालेंगे जीपी, टू ग्रॉस प्रॉफिट, 1,80,000। जीपी रेशियो है 50%, 50 अपॉन वॉट। सुनो बच्चों, अमाउंट है ये 1,80,000 सेल्स का। 1,80,000 किसका अमाउंट है, सेल्स का। और ये 50% किस पर दे रखा है, कॉस्ट पर। तो अमाउंट सेल्स का है, परसेंटेज कॉस्ट पर है, तो परसेंटेज जो कॉस्ट पर है उसको भी सेल्स बनाओ, क्योंकि अमाउंट सेल्स का है। याद है वो पीसीएस की टेबल, रब कर दूंगा बनाने के बाद, देख लो, बस मैं खाली दिखा रहा हूं बनाकर। पीसीएस की टेबल कैसे बनाते हैं, पी फॉर प्रॉफिट, सी फॉर कॉस्ट, एस फॉर सेल्स। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है 50% और वो दे रखा है कॉस्ट पे, तो उसको मानो 100। प्रॉफिट जिसके ऊपर दे रखा होता है उसको 100 मानते हैं। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे। तो बताओ सेल्स कितनी होगी। सेल्स का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि 150। अगर प्रॉफिट 50 है, कॉस्ट 100 है, तो सेल्स 150 होगी। अब ये जो 1,80,000 है ये सेल्स का अमाउंट है, तो बच्चों सेल्स को सेल से ही तो डिवाइड करेंगे। तो नीचे क्या आएगा, 150, 50 अपॉन 150, राइट। ये आ जाएगा 60,000। चलो ये रब कर दूं अब। ठीक है, डेबिट का टोटल कर दो। डेबिट का टोटल देखो कितना है, 61, 260, 320, 380, 386, 800, 3,86,800। यस, 3 लाख 3,86,800। डिफरेंस देखो बच्चों कितना आया, 3,86,000 में से अगर मैं 180 माइनस करता हूं तो ये आएगा 2,06,800। क्लोजिंग स्टॉक आ गया जिस दिन आग लगी। बाय स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर, 2,06,800। राइट बच्चों, ये जिस दिन आग लगी उस दिन का माल निकला है। बिल्कुल ऐसी फॉर्मेट बना के दिखाया था मैंने अभी इसी क्लास में। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर है 2,06,800। इसको लेकर नीचे आ जाओ और अब यहां से काम शुरू करते हैं। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक।
कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, चलिए देखिएगा कैसे करेंगे इसको। स्टॉक अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू 2,06,800। आग लगने वाले दिन जो माल अवेलेबल था दुकान में वो 2,06,800 का था, ये भी निकाला। इसमें से बच्चों लेस कर दो जो माल बचा लिया गया, लेस स्टॉक सेल्वेज, कितना 41,000, कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में 41,360। लेस करो कितना बचेगा, यह आ जाएगा 1,65,400। 360 है ना, 440, 2,06,800 माइनस 41,360, 1,65,440। डबल अंडरलाइन से बंद कर दो, इसे नाम दो लॉस ऑफ स्टॉक। अब इसके बाद इस पे लगाओ एवरेज क्लॉज। अगला स्टेप, एवरेज क्लॉज फॉर्मूला अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू हाँ जी बताइए फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी न्यूमरेटर में अपॉन स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए अमाउंट पुट करिए, बताइए इस क्वेश्चन में पॉलिसी कितने की थी बच्चों, 1,60,000 की। यस, पॉलिसी का अमाउंट था 1,60,000 अपॉन माल कितना अवेलेबल था 2,06,800 इनटू लॉस कितने का हुआ बच्चों, अभी निकाला आपने 1,65,440। करिए इसे कैलकुलेट, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2,06,800 मल्टीप्लाई बाई 1,65,440 इज इक्वल टू 1,28,000, 1,28,000 इज द आंसर। ये होगा जी अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इस बिजनेसमैन को जो क्लेम मिलेगा, इस कंपनी को एक्स लिमिटेड को जो क्लेम मिलेगा वो 1,28,000 का मिलेगा, जबकि जो माल बर्बाद हुआ वो 1,65,440 का था। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि इन्होंने जितना माल रखा उससे कम की पॉलिसी ली थी। इन्होंने पॉलिसी ली थी 1,60,000 की, जबकि माल रखा 2,06,800 का। माल ज़्यादा रखा दुकान में, पॉलिसी कम की ली, तो जो लॉस हुआ था, अगर एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट है तो जो लॉस हुआ था उतना भी क्लेम नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली क्लेम बच्चों रिड्यूस होगा। जैसे इसमें हुआ 1,65,440 के नुकसान के बाद भी जो क्लेम मिला वो 1,28,000 का मिला। बच्चों इस क्लास में हमने इंश्योरेंस क्लेम के बेसिक्स को डिस्कस करा और ये डिस्कस करा कि इस पूरे चैप्टर में आपको 2 पॉलिसी पढ़नी है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में डिस्कस करा कि 3 केसेस हैं। केस 1, जब जीपी रेशियो पहले से गिवन है, जब जीपी रेशियो दे ही रखा है तो काम खत्म हो गया। फिर तो बस जितने महीने करंट ईयर में बिजनेस चला, जितने भी दिन, उतने दिनों का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, वहां से स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ फायर निकालो, उसमें से सैलवेज स्टॉक को माइनस करो, लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। अगर एवरेज क्लॉज है तो उसको अप्लाई करो, अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। ये हमने डिस्कस करा और क्वेश्चन भी सॉल्व करा। अगली क्लास में हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, केस 2, और वहां डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन में जीपी रेशियो नहीं दे रखी। जब क्वेश्चन में जीपी रेशियो नहीं दे रखी तो क्या होगा, ये अगली क्लास में डिस्कस करके इस पर बेस्ड 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने करा 29 था,
इसके बाद हम अगली क्लास में केस 2 डिस्कस करके अगले 2 क्वेश्चन करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे बच्चों।